सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची का गुल प्लाजा देखते ही देखते आग की लपेट में खाकस्तर हो गया। ना कोई इमरजेंसी एग्जिट, ना बिल्डिंग कोर्ट्स की पासदारी। जहां सिर्फ 1000 दुकानों की गुंजाइश थी, वहां 1200 से ज्यादा दुकानें तामीर कर दी गईं। दुकानों की बैरूनी दीवारों में मौजूद खिड़कियां लोहे की ग्रिल से बंद, जबकि शॉप्स के सामने ओपन स्पेस ना होने के बराबर था। नतीजा शदीद कंजेशन, जिसकी वजह से तंग एग्जिट पॉइंट्स चंद ही लम्हों में धुएं से भर गए और ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने के बाद पूरा प्लाजा तंदूर बन गया। फायर फाइटर्स को इमारत में दाखिल होने में 24 घंटे लगे, लिहाजा हफ्ते की रात 10 बजे लगने वाली आग 33 घंटे बाद बुझाई गई। लेकिन इस दौरान वजीर आला सिंध के मुताबिक 50 के करीब कीमती इंसानी जानों के ज़िया का अंदाजा लगाया गया है। लेकिन यह हादसा अचानक नहीं था, यह तो होना ही था, क्योंकि गुल प्लाजा में ना बिल्डिंग कोड्स का ख्याल रखा गया, ना फायर सेफ्टी कवानीन की कोई पासदारी की गई। ऊपर से रही सही कसर एक गैर मौसर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ने पूरी कर दी, जब फायर टेंडर्स ट्रैफिक में फंसे रहे। आम बात यह है कि 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर में सिर्फ 29 फायर स्टेशन हैं। ना दस्तयाब इक्विपमेंट के ऑडिट का कोई निज़ाम, ना ही मतलूबा मयार की ट्रेनिंग। यह भी कोई पहला वाकया नहीं। जब भी कोई सानेहा होता है, चंद दिन शोर शराबा होता है और फिर बिजनेस एज यूजुअल। हालांकि अक्टूबर 2023 में मेयर कराची ने शहर की इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का ऐलान किया था। पहले मरहले में आया चंद्र रिगर रोड, शाराय फैसल और शाराय कायदीन की इमारतों का ऑडिट भी हुआ। 1 जनवरी 2024 को सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 266 में से सिर्फ 6 इमारतों में फायर सेफ्टी सहूलियात मौजूद थी। 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने के आलात नहीं थे। 62% में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था और 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मयारी पाई गई, जिसकी रोशनी में फिर सिफारिश की गई कि डिप्टी कमिश्नर्स, फायर ब्रिगेड हुकाम, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इमारतों के मालिकान फौरी इकदाम करें। मगर 2 साल गुजरने के बावजूद इस रिपोर्ट पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध ने इस गफलत का एतराफ़ तो किया, मगर पेश की गई तौजी किसी भी हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि क्या कोई हुकूमत ऐसी बेबसी का मुजाहरा कर सकती है जब लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हों। आदाद शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता साल कराची में 2500 वाक़यात हुए हैं आग लगने के, जिनमें 6 अफराद जान की बाजी हार गए, मगर वाक़यात की फ्रिक्वेंसी को संजीदा नहीं लिया गया। अब देखना यह है कि क्या गुल प्लाजा का सानेहा भी माजी की तरह फरामोश कर दिया जाएगा या ये अलमिया कवानीन पर अमल दरामद का नुक्ता आगाज होगा। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद सिंध के सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि इब्तदाई रिपोर्ट में अब तक आग लगने की जो रीजन सामने आ रही हैं, वो आप लोगों के पास क्या डिटेल्स आई हैं अब तक, और ये इतना टाइम क्यों लग गया? 33 घंटे लगे आग बुझाने में। शुक्रिया आदिल साहब, आपने 2 सवाल पूछे। एक तो आपने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट में कॉज ऑफ फायर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो कोई नहीं आई है, तो और उसी के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें ये मालूम करना है कि ये आग किसी दुकान से लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी, या खुदा ना खासा कि कोई पीछे कोई और भी इसमें वाकया हो सकता है। तो उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें उन्होंने कमिश्नर को भी बताया है और भी ऑफिसर डाले। और उन्होंने ये भी कहा है चीफ मिनिस्टर साहब ने, अगर कोई भी मुल्क का इदारा या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई एक्सपर्ट कोई ऐसी वो अगर चाहे वॉलंटियरली टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कमिटी, दे आर मोर देन वेलकम। एक ये। सेकंड, आपने बात की कि अभी टाइम क्यों लग रहा है। यस, देखें, ये आग भड़की तो इसमें बच्चों के खिलौने थे, कपड़ों की दुकानें थी और डिफरेंट हर किस्म की चीज थी। तो जब ये सारी चीजें फैलती गई तो उन बच्चों के खिलौने में बैटरीज वगैरह थी, तो वो उन्होंने बहुत ज्यादा इसको पकड़ा है इसको आग। और क्योंकि जब 1200 दुकानें बताई जाती हैं, तो 1200 दुकानों में सोचें कि भरी हुई दुकानों में किस किस किस्म की चीजें होती हैं। तो जब सारी चीजों ने उसको जो है वो उसको फ्लेयर अप किया, तो अभी आग सुबह को बुझाई गई है और अभी कूलिंग का अमल भी जारी है, और अब जो भी बॉडीज हैं या लोग हैं उनको निकाला जा रहा है वहां से। मेमन साहब, ये बताएं, ये 2023 में आप लोगों ने कराची की 3 शाहराहों पर मौजूद जो बिल्डिंग्स का ऑडिट किया था, उसमें तकरीबन 266 के करीब कहा जा रहा है में से सिर्फ 6 बिल्डिंग्स थी जो फायर सेफ्टी के रूल्स को फॉलो कर रही थी। ये जो आपकी मकामी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट है, इसने क्या एक्शन लिया इस सारी सूरत हाल पर?
देखिए ये 2023 नहीं 2024 की बात है। 2024 में ऑडिट हुआ था। नंबर सेकंड ये कि आज भी जब चीफ मिनिस्टर साहब मिले हैं ताजिर उनकी कमेटियों से, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे और बाकी बिजनेस कम्युनिटी इदारे थे, उन सब ने मिलकर कंसेंसस अब ये किया है कि जी इसको सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ आज़ाद साहब, पूरे पाकिस्तान में अगर आप जाके इसमें एक सर्वे कर लें और कुछ कर लें तो आपको पूरे पाकिस्तान में जो पुरानी इमारतें हैं उनमें इस तरह के फायर एग्जिट और वो सेफ्टी की चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये पूरा एक हम सब के लिए एक अलमिया है। लेकिन अब हम ज़ाहिर है इसको हम बाय फोर्स भी, हुकूमत अगर सारे शॉपिंग मॉल्स बंद करवा दे और वो कर दे, पर वो ताजर भी नीचे रहता है। तो इसीलिए अब आज एक अच्छा फैसला हुआ है। वो डेफिनेटली वो फ्यूचर के लिए उसका इस अफसोसनाक वाक़े पर असर नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए ये है कि जी ताजिर बिरादरी ने कहा है, चैम्बर वालों ने कहा, वो खुद मेक श्योर करेंगे कि वो तमाम जितने भी उनके जो मेंबर्स हैं जहाँ जहाँ पे ये दुकानें हैं वो हर सूरत में इस चीज़ को पाबंद करें कि वहाँ पे फायर सेफ्टी, फायर अलार्म और ये सारे जो इक्विपमेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं वो वहाँ पे लगाए जाएंगे। शर्जील साहब, ये एक तो मेरा ख्याल है 23 में ये आप लोगों ने इसकी इंक्वायरी की थी, 24 जनवरी में इसकी रिपोर्ट आई है सामने जिसका आप हवाला दे रहे हैं। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की और बिल्डिंग्स का भी इशू है और शहरों का भी इशू है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब ये मुझे अभी आपकी बात से अंदाज़ा हुआ, आपने भी हल्की सी बात की, वज़ीर आला ने भी हिंट किया है कि जब हम एक्शन लेते हैं तो बिल्डर्स तमाशा खड़ा कर देते हैं। सो आप लोगों को तो अब ये देखना है ना कि कराची के शहरियों को या सिंध के शहरियों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, रादर थिंकिंग अबाउट बिल्डर्स। मतलब वो कवानीन की अगर अमलदारी नहीं कर रहे तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें उनके खिलाफ। देखिए आज़ाद साहब, इट इज नॉट ओनली बिल्डर्स, काफी जगहों पे बिल्डर्स दे हैव सोल्ड द शॉप्स और वो जा चुके हैं। अब वहां पे है एंड यूजर्स, एंड यूजर है ताजिर। इसलिए अगर बिल्डर का होता है तो हम आबाद वालों को बुलाते हैं। यहाँ पे एक मैटर बिल्डर से ज्यादा जो है वो एंड यूजर का है, शॉपकीपर का है और वो शॉपिंग की जो एसोसिएशन है उनका है। तो इसीलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, कराची ने और हमने मिलकर ये किया है, इसमें हमने उनको मैकेनिज्म दिया है कि जी आप इसको करें, गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट करेगी ताकि आप आपके मेंबर्स हैं वो उनको बोले। इंडिविजुअली गवर्नमेंट को एक एक दुकान पे जाके वो चेक करना, कराची बाहर शहर है और उधर वो इन्फोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस भी आता है फिर बिजनेस कम्युनिटी के। आपको पता है कि जब हम सिर्फ सदर के इलाके में जब इंक्रोचमेंट के जाते हैं तो फिर वो किस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं। तो वो चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो बात इस पे हम बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की फुल उनको सपोर्ट होगी, गवर्नमेंट उनके साथ वो करेगी, सारी चीजें कॉपरेट करेगी। और उन्होंने खुद आज वॉलंटियरली ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो अपने ट्रेडर्स को जो है वो ये पाबंद करेंगे कि वो सारे ये प्रोटेक्शन चीजें और जो अलार्म सिस्टम है वो सारी चीज लगाएं। मेमन साहब, ये 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है और 29 फायर स्टेशंस हैं। ये जो फायर टेंडर्स का ट्रैफिक में फंस जाना, ये क्या ये जाहिर नहीं करता कि हमारे पास सिस्टम की भी प्रॉब्लम है? मैं भी ये देख रहा था कि आपने सिंध में आप लोगों का बड़ा अच्छा सिस्टम, आपने ये कराची में जो चालान्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट, लेकिन असल इशू ये होता है कि उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से। अब फायर टेंडर्स आपके पास हो और वो ट्रैफिक में फंस जाएं, तो इसके लिए कोई स्पेशल स्टेप्स नहीं लेने चाहिए आप लोगों के? फायर टेंडर्स को जगह मिले, स्पेस हो और वो सही तरीके से अपना काम कर सकें। वो तो ट्रैफिक में फंस गई। देखें जी, 100% ट्रैफिक में नहीं फंसे। जब ये इंसिडेंट हुआ है तो जो मेयर साहब ने रिपोर्ट आज बताई है सर आपसे कि 6 मिनट में 2 फायर टेंडर्स पहुंच गए थे और फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया और फिर डेफिनेटली 2 का काम नहीं था, बहुत कर रहा है तो बाकी सारे आ रहे थे। अब जहाँ से ट्रैफिक की बात है उसमें बहुत सारी बातें उसमें आई हैं। डेफिनेटली ट्रैफिक इज अ बिग इशू ऑफ कराची बिकॉज कराची की पॉपुलेशन, कराची की जो ट्रैफिक है उसको आप किसी शहर से नहीं लगा सकते। आप वो एक समझे कि मुल्क के काफी मुल्कों से बड़ा जो है वो कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें डेफिनेटली ट्रैफिक में फंसने की बातें भी होती है, ज़्यादा ट्रैफिक। और लोगों में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिविक सेंस थोड़ा सा, हम पूरे पाकिस्तान की फिर मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक शहर की एक इलाके की बात नहीं कर रहा, वो थोड़ा उसका फुकदान इसलिए होता है कि हम एम्बुलेंस को जगह नहीं देते, हमें खुद अपनी जल्दी होती है। हम इसी तरीके से पुलिस की मोबाइल को जगह नहीं देंगे, इसी तरीके से हम फायर ब्रिगेड को जगह नहीं देंगे। तो हम वो उसमें वो इतना हम लोगों में वो सिविक सेंस की थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि कमी है, जिसकी वजह से हम उस चीज की सीरियसनेस नहीं देखते। हालांकि जब ये सायरन बजा के जा रही होती है एम्बुलेंसेस और ये फायर ब्रिगेड, तो उसका मकसद ये होता है कि किसी इमरजेंसी में जा रही है। लेकिन शर्जील साहब, ये जो मैंने आपको हवाला दिया, जो आपके यहाँ अभी ट्रैफिक सिस्टम के लिए, यानी मैंने हेलमेट की, सीट बेल्ट की और जो ट्रैफिक रूल्स और आप बड़ा वो ड्रोन सिस्टम के जरिए चालान हो रहे हैं,
सारा कुछ इसको मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई स्पेशल इसी के अंदर इसको जलन नहीं किया जा सकता कि अगर फायर टेंडर्स या एम्बुलेंसेज हों तो उनको ट्रैफिक का सिस्टम जो है फैसिलिटेट कर रहा हो कि उनके लिए ट्रैफिक क्लियर कराई जा रही हो? बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है कि अगर कोई गाड़ी जो है उसको जगह नहीं दे रही है जानबूझकर या ट्रैफिक उसको उसके ऊपर भी हो, लेकिन जब हमने ये भी कराया तो उस पर ट्रैफिक का सिस्टम काफी बेहतर हुआ है कराची के। लेकिन आपको भी पता होगा कि किस तरीके से जो है इस पर रेजिस्टेंस आया है और मतलब उस पर भी लोगों ने सियासत करने की कोशिश की और कुछ जो जमातें हैं उन्होंने फिर शहर में बैनर लगा दिए कि हम नहीं होने देंगे, ये नहीं करेंगे। मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट एक आदत पड़ गई है लोगों की कि भाई हर चीज की मुखालफत करनी है, ना खुद काम कर रहा है किसी और करने देना है। तो इस तरीके की चीजें, लेकिन डेफिनेटली वी आर द गवर्नमेंट एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन आवर शोल्डर और हम लोग फुली अवेयर हैं और हम लोग मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है इन चीज को इन्फोर्स किया जाए। जो ये अभी इस बार जो हमारा एक बहुत बुरा एक सानिया गुजरा है जिसमें हमारे एक जो हमारे जवान हैं फायर टेंडर के फुरकान, उनकी भी डेथ हुई है। तो ये भी बड़ा अफसोसनाक वाकया है। एक रेस्क्यू वर्कर हमारा जो है टुवर्ड्स द वेरी एंड बिल्कुल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है। 50 लाइव्स की बात कर रहे हैं सीएम के। ऑलमोस्ट वी हैव लॉस्ट 50 लाइव्स आफ्टर दिस इंसिडेंट। मुझे ज़रा ये बताइएगा, वो जो सीएम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो क्या इनिशिएटिव्स हैं इस पर? कराची बिल्डिंग कोड्स, फायर सेफ्टी, इसके लिए जैसे आपने पहले भी बताया कि हम बिल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, बट हाउ लॉन्ग इट विल टेक? बिकॉज 2 साल तो ये वैसे गुजर गए ना, अब मजीद कितना टाइम लगेगा कि हमें ऐसे साने से अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने शहरियों को महफूज रख सकें? देखिए ये आपकी बात भी ठीक है। थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा कि आपको हम लोगों का मिजाज भी पता है कि चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उसको जब कहा जाएगा कि काम करें तो ज़ाहिर है चाहे उनसे बिजनेस कम्युनिटी ही एड्रेस कर रही होगी, लेकिन वो थोड़ा बहुत उनको भी रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट ने करना है और इन्फोर्समेंट करनी है। जब हमने ट्रैफिक कवानीन की बात की तो वंस फॉर ऑल जब ये किया तो रेजिस्टेंस बहुत आया, लेकिन उसके बाद हम लोग हमने कंसिस्टेंसी अपनी कायम रखी तो उसमें बेहतरी मिली। तो उसमें भी एट वंस करना पड़ेगा। सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी अपने प्रोपोजल बना ले, एट वंस हम करेंगे, इन्फोर्स करेंगे। उसमें डेप्यूटी कमिश्नर्स, पुलिस को, सबको भी इन्वॉल्व करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि इसकी इन्फोर्समेंट ठीक हो, ताकि कोई बहुत बड़ा जो है वो दोबारा कोई इस तरह का सानिया ना हो। राइट। अतीक साहब मुझे बताइएगा कि पहले तो आप लोगों की असेसमेंट क्या है? गुल प्लाजा वाले अफसोसनाक वाक़े में ज़ाहिर है एक जानी नुकसान हुआ जो कि जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वैसे ट्रेडर्स का ओवरऑल फाइनेंशियल कितना लॉस हुआ है? क्योंकि गुल प्लाजा कराची में अब तक जितनी भी मार्केटें जली हैं फाइनेंशियली सबसे ज्यादा लॉस है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेड कपड़ा, बर्तन या दीगर आलात फरोख्त के लिए जो रखे जाते थे, बहुत सा ऐसा सामान जो लोग शादी ब्याह के लिए खरीदते थे, घर सजाने के लिए खरीदते थे, ईद त्योहार पर खरीदारी के लिए आते थे, वो समझ लें कि ईद सर पर थी और रमजान मुबारक में जो ईद सीजन शुरू हो जाता है, शादियों का भी इसमें सामान फरोख्त होता है, तो ये 3 से 5 अरब का एक तखमीना है, कम से कम 3 अरब। और औसतन अगर हम हिसाब लगाएं तो हर दुकान में 25 से 30 लाख से कम माल नहीं था। ये माली एतबार से और जानी एतबार से, दोनों हिसाब से ये कराची का एक बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है। और उससे बढ़कर जो 100 अफराद की इसमें हलाकतों के खदशात हैं, ये इसका तो कोई मैं समझता हूँ नजीर नहीं है। ये एक ऐसा दिल खराश, क्योंकि अभी मलबा उठेगा उसके बाद जो अगला मरहला है बड़ा तकलीफ दे मरहला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैं जरा अतीक मीर साहब ये भी समझना चाहता हूँ, देखिए ये बात भी एक बहुत अहम पहलू है, हुकूमत की तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब असल सवाल हमारे सामने ये खड़ा हो गया कि इंसानी जानों को या माल का नुकसान बचाने के लिए खुद भी कुछ इनिशिएटिव्स या अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। मुझे बताएं, ये जो 500 दुकानों की जगह वहां 1500 दुकानें की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, ये जो ताजर बरादरी है इसमें वो अपना क्या रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि जो वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करना है वो तो खुद भी किया जा सकता है ना, ताकि इस किस्म के वाकयात से, हादसात से मुस्तकबिल में बचा जा सके, क्योंकि ये तो एक मिसाल कायम हो गई इस हादसे के नतीजे में। अब देखिए, जहां तक ताजरों की बात है, ताजरों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, और इस वाक़े के बाद तो बिलखुसूस
जो पुरानी मार्केटें जो गुल प्लाजा की तर्ज की हैं उनकी वायरिंग के सिस्टम को बेहतर करें, क्योंकि ज्यादातर मार्केटों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इम्कान है कि इस मार्केट में भी ऐसा ही हुआ होगा। साथ ही मैं देखता हूँ कि वो फायर सेफ्टी जो इकदाम है वो नहीं किए जाते। अब भी वजीर आला ने कहा हम इस तरफ भी देखेंगे, कोताहियों को दूर करेंगे, इदारों को बेहतर करेंगे। खुदा करे कि इस दफा हो जाए। इस इतनी बड़ी जो जानी नुकसान हुआ यहाँ पर, इतना बड़ा माली नुकसान हुआ, अल्लाह करे कि इस बार हुकूमत सिंध का किबला दुरुस्त हो जाए और वो कम से कम ताजर बरादरी के बारे में मीर साहब वो ये अभी आप सुन ही रहे होंगे मेमन साहब को, वो ये कह रहे हैं कि जब हम कोई इनिशिएटिव लेने लगते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी भी रेजिस्ट करती है। चीफ मिनिस्टर बिल्डर्स का जिक्र कर रहे हैं कि बिल्डर्स शोर शराबा करने लगते हैं। फिर उन्होंने बताया कि बिल्डर्स तो बेच के निकल जाते हैं, उसके बाद जो लोग आके बिजनेस कम्युनिटी थी वो भी रेजिस्ट करती है। तो इस मसले को किस तरीके से एड्रेस किया जाए ताकि उनकी कोताहियां या कोई गलतियां अपनी जगह, लेकिन इंसानी जान तो बहरहाल बचानी है ना। सरकार की अपनी एक रिट है। अगर सरकार ये जवाब पेश करे कि हमें काम नहीं करने दिया जाता तो इसका मतलब कि सरकार कमजोर है। जी मैंने आपके सामने सवाल पूछा ना, मैंने कहा फिर आपका काम जो है आपने तो वो करना है ना, आपने ये तो नहीं देखना बिल्डर्स क्या कह रहे हैं या बिजनेस कम्युनिटी क्या कह रही है। आप अपना इन्फोर्स करें अपनी रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को। देखिए अभी आपने ई चालान मुतारिफ करवाया तो आप किसी ने अगर एतराज किया भी तो आपने फोर्सिबली उसको इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक बात। इसी तरह आपने दुकानें सील की, ताकत के जरिए करवाई। आप ताकत के जरिए सिविल डिफेंस के कानून को लागू करें। SPCA जहां वॉल्यूशन कर रहा है और उसके साथ लोगों ने वॉल्यूशन किए हैं, आप ताकत के जरिए उसको दूर करें। लेकिन आप हर महकमे में क्यों इंटरफेयर नहीं करते? क्योंकि जहां जहां आपके लोग बैठे हैं, जहां जहां आपको मुनाफा मिल रहा है, आपको इसमें आमदनी हो रही है, वहां आप वॉल्यूशन के दरवाजे या करप्शन के दरवाजे बंद नहीं करते। ये हमें हुकूमत सिंध से गिला है। इस मर्तबा अगर हकीकतन संजीदा है वजीर आला सिंध तो फिर उन्हें इक़दाम करने चाहिए। मैं इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि आप सिविल डिफेंस के कानून पर अमल दरामद करवाएं, कहीं से कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। ठीक। आप ये फायर सेफ्टी मेजर्स हैं जो मार्केटों में नहीं लिए गए, आप इस पर काम करें। लेकिन सबसे पहले फायर ब्रिगेड के इदारे को बेहतर करें, उसकी कमजोरियां दूर करें। उनकी भी जाने जाती हैं जो फायरमैन्स हैं और उनके पास वो एक सेफ्टी यानी आलात नहीं है। जैसे उनके पास मास्क नहीं है, उनके पास वो जैकेट्स नहीं है जो आग और धुएं के सामने वो खड़े हो सके। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू है लोगों के साथ जो फ्रॉड हो जाता है डिजिटल स्पेस के अंदर, जो इस वक्त साइबर क्राइम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आम लोगों को धोखाधड़ी के जरिए बेवकूफ़ बनाकर जो है वो उनसे उनके पैसे निकाल लिए जाते हैं, या फिर फेक आईडीज़ बनाकर जिस तरीके से काम किया जाता है, या फिर साइबर स्पेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है, साइबर क्राइम में क्या कुछ हो रहा है, उससे बचने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। आज के जदीद दौर में साइबर स्पेस निहायत अहमियत इख्तियार कर गई है। जंगों से लेकर आम डिजिटल पेमेंट्स तक हर चीज़ साइबर स्पेस में चली गई है, जिससे साइबर स्पेस की वसअत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये कोई फिजिकल स्पेस नहीं है जहां इंटरेक्ट करने वालों की असल शनाख्त हो सके। इस अननोन आइडेंटिटी का फ़ायदा उठाते हुए कई तरह के साइबर क्राइम तेज़ी से फैल रहे हैं। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड, हरासमेंट और दूसरे धोखाधड़ी के ऐसे इकदाम किए जाते हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी मुतासर करते हैं। इसके अलावा कोई भी शख्स किसी भी वक्त जाली खबरों, डीप फेक वीडियोस, सोशल और बैंक अकाउंट्स की हैकिंग का शिकार हो सकता है, जिसकी रोकथाम मुल्क में इंतहाई अहम हो गई और इसके लिए सिर्फ एक वाहिद इदारा है जिसको आप NCCI यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रहे हैं। ये इदारा कैसे काम करता है और इस पर आप एक्सेस कैसे ले सकते हैं, इनको आप रीच कैसे कर सकते हैं, इन तमाम इशूज़ पर आज हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है साइबर स्पेस से रिलेटेड इश्यूज़ में, उनको कैसे आप ख़ुद भी उससे बच सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद नजीबुल हसन साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं NCCI के, और उनसे ज़रा बात करेंगे कि इन इशूज़ से कैसे जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम नजीबुल हसन साहब। मुझे ये बताएं कि NCCI
है क्या, इसका लीगल स्कोप क्या है, ये कैसे काम करती है, पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये अवेयरनेस दें। बेसिकली नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम पिछले साल वजूद में आया, और इसको बनाने का मकसद जो था वो ये था कि साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे, क्रिमिनल्स वक्त के साथ साथ जदीद तरीक़ाकार को इख्तियार करते जा रहे हैं, और उसी की वजह से साइबर क्राइम मॉडर्न और उनकी तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस चीज़ को जब गवर्नमेंट ने देखा तो उस चीज़ के हवाले से इसकी शदीद ज़रूरत पेश आई कि इस तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक डेडिकेटेड इदारा होना चाहिए। उस हवाले से NCCIA को फॉर्म किया गया, और NCCIA के दायरा कार में हर किस्म का साइबर फ्रॉड आता है जो, और उसको हम अंडर द लॉ ऑफ पी का हम हैंडल करते हैं। ठीक, आपके पास जो साइबर क्राइम से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आती हैं वो किस इशू के ऊपर आती हैं? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट होती हैं वो होती हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हवाले से, सेक्सुअल हरासमेंट, डिफेमेशन के हवाले से होती हैं, और फाइनेंशियल फ्रॉड में भी कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड में हमारे पास OTP स्कैम्स हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, जिससे लोगों के व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं, और व्हाट्सएप हैक होने के बाद लोगों से उनके रिश्तेदारों को कॉल करके पैसे मांगे जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास स्कैम आ रहे हैं, जैसे लोन ऐप्स का एक इशू बहुत ज़्यादा रेस कर गया है। लोन ऐप्स में लोग उनसे कर्ज़ा लेते हैं, कर्ज़ा लेने के बाद उनसे सूद की मद में वो पैसे वापस मांगे जाते हैं, और अगर कर्ज़ा 50,000 हो तो सूद 4-4, 5-5 लाख रुपए बन जाता है, और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि उनकी तस्वीर लीक कर दी जाएंगी, उनके कॉन्टैक्ट्स को अप्रोच किया जाता है, क्योंकि वो लोन ऐप्स आपके गैलरी की एक्सेस भी ले लेती हैं, कॉन्टैक्ट की एक्सेस भी ले लेती हैं, और आपके रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी उनके पास चली जाती है। इसी तरह से डीप फेक का इस्तेमाल शुरू हो गया है मॉडर्न दौर में, और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें, लोगों को आपकी फ़ेक आईडी बना ली जाती है फेसबुक के ऊपर, और उस फेक आईडी के ज़रिए लोगों को फिर रब्ता किया जाता है और उनसे पैसे मांगे जाते हैं, और लोग पैसे दे भी देते हैं। ख़ुद फेक आईडी मेरी भी बनाई गई हैं, कई दफ़ा मेरे अकाउंट भी हैक भी हुए हैं, लेकिन इसके अलावा डीप फेक के ज़रिए पिक्चर्स भी जो है वो बना लेते हैं, वो सब कुछ वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। मुझे बताइएगा, अब हमें तो थोड़ा सा अवेयरनेस है, हम समझ जाते हैं कि ये डीप फेक पे काम हुआ है। इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो वनरेबल तबका है वो कौन सा है, सोसाइटी का वो कौन सा सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है? देखिए, डीप फेक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फर्स्ट लुक में नहीं पहचान पाते। पहले होता था कि अगर किसी की पिक्चर एडिट होती थी फ़ोटोशॉप से, तो आम बंदा देखने में उसको समझ जाता था कि यार ये तस्वीर फ़ोटोशॉप हुई हुई है, और या अगर कोई पिक्चर एम्बोस्ड हुई हुई होती थी या मोरहैप हुई हुई होती थी तो उसका आराम से पता लग जाता था। अब डीप फेक ऐसी चीज़ है, अगर मैं आपको आपका भी डीप फेक करके दिखाऊं तो एक दफ़ा आप कहेंगे ये मैं नहीं हूं पर ये मैं तो हूं, ठीक है, यानी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस हद तक सिमिलैरिटी होती है, क्योंकि वो AI के जरिए आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट, आपकी वॉइस, एवरीथिंग दे कॉपी दे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए अब उसको जब तक आप प्रॉपर टूल्स के जरिए ना गुजारें और उसमें से उसको एनालाइज ना करें, आप आसानी से एक अच्छे डीप फेक को नहीं पकड़ सकते। सही है, राइट। सो ये जो बैंक अकाउंट्स हैक होते हैं लोगों के, इससे किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो अभी बैंक्स ने अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी बेहतर किया। उसमें सबसे अच्छी चीज़ें उन्होंने ये की कि उन्होंने डिले डाल दिया। अब अगर आप एक फ़ोन में OTP मंगवाते हैं तो उसमें सिम का होना भी ज़रूरी है। ये एक अच्छी बैंक ने सर्विस शुरू की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली बैंक से स्कैम कम हो रहे हैं, लोगों के बैंक से डायरेक्टली हैक कम हो रहे हैं, लेकिन असल में ज़्यादा काम हो रहा है कि लोग आपके OTPs वगैरह के ज़रिए लोगों को डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। जब सोचें कि आपके ही व्हाट्सएप से आपके दोस्त को या आपके किसी रिलेटिव को रब्ता किया जा रहा है तो वो आराम से पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। बाकी बैंक का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें बैंक के लिए हमेशा एक असूल अपनाएं कि बैंक्स एप्लीकेशंस के साथ साथ अपने मोबाइल में हमेशा सिक्योरिटी लॉक इनेबल करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी लगाएं, और अपनी बैंकिंग की डिटेल्स कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। राइट, लेकिन बैंकिंग ऐप्स तो होती हैं, तो आप उसमें कह रहे हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो लगाएं या अपनी फेस ID लगाएं? बेसिकली बैंकिंग ऐप्स लॉगिन करने के लिए भी ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लग जाती है। उसके लिए गूगल कोड लगता है और गूगल का 2 फैक्टर नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ गूगल के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर है, उनको भी आप अपनी ऐप्स के साथ लॉगिन के टाइम पे अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका तरीकाकार ये होता है कि बैंक आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी अब 2 फैक्टर की सहूलत दे रहा है, जिसके अंदर अगर आप का अकाउंट किसी और जगह पे लॉगिन होगा तो वो सिर्फ आपका बैंक पासवर्ड नहीं मांगेगा
बल्कि वो आपसे वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर कोड भी मांगेगा, जिसकी बेस पर आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन वो जब आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो फिर आपके पास कैसे एक्सेस रहता है? देखिए, जब आपका फ़ोन हैक हो गया, फ़ोन हैक एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसको हम सादा करते हैं कि कभी भी कंप्लीट फ़ोन इस तरह से हैक नहीं होते। मैंने अगर आपका फ़ोन हैक कर भी लिया तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फ़ोन आपके पास है, मैं यहाँ बैठ के उसकी बैंकिंग ऐप इस्तेमाल कर सकूँगा। क्रिमिनल्स हमेशा टारगेट करते हैं एसएमएस को, क्योंकि उनको आपके वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTPs चाहिए। उन OTPs की बेस पे वो आपकी बैंकिंग ऐप भी क्रिएट कर लेते हैं। उन्हीं OTPs की बेस पर वो आपकी आइडेंटिटी को अपने पास ट्रांसफ़र करके, स्पेशली व्हाट्सएप और फेसबुक, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग आसानी से एतमाद कर लेते हैं। क्योंकि उसने आपसे कल बात की थी, आपने उसे आपने उसे वॉइस कॉल की, उस वॉइस कॉल में आपने उसे सारा बताया कि आप क्या कर रहे थे, कैसे थे, घर पे क्या हालात थे। अगले दिन उसे उसी नंबर से जब मैसेज आएगा कि यार मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो मेरे ख्याल से उसके दिमाग में कोई शक भी नहीं आएगा, और वो शक नहीं आता। सो व्हाट्सएप हैक हो जाए तो क्या करना चाहिए? और अगर आपकी सोशल जो साइट्स होती हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं, वो अगर हैक हो जाएं आपके, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो आपको फ़ौरन क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप जब भी आपका हैक होता है तो व्हाट्सएप की हैकिंग हमेशा रिकवर हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसकी रीज़न ये है कि लोग पैनिक कर जाते हैं। जैसे ही आपका व्हाट्सएप हैक हुआ, आप क्या करेंगे, आप फ़ौरी तौर पे कोशिश करेंगे कि मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर लूँ, दोबारा OTP आ जाए और सारा कुछ हो जाए। तो तरीकाकार ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, आपने सबसे पहले अपना OTP मंगवाना है दोबारा। OTP अगर नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप के उस OTP के ऑप्शन के नीचे एक सपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। आपने वहाँ जाके व्हाट्सएप को ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है आपके मोबाइल से सारा डाटा। वो ईमेल आपने व्हाट्सएप को लाजमी करनी है कि माई व्हाट्सएप गॉट हैक्ड एंड समवन इज ट्राइंग टू स्टीलिंग द मनी, और सारा कुछ ना वो आपने कर देनी है। उसके बाद आपने दोबारा व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने दोबारा OTP की ट्राई करनी है, और अगर वो आपको 30 मिनट देता है, 1 घंटा देता है, तो वेट करें, बार बार कोशिश ना करें। लोग क्या करते हैं, जब OTP नहीं आ रहा होता वो सोचते हैं कि दोबारा इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, अनइंस्टॉल करके। उस चक्कर में व्हाट्सएप क्या करता है, आपका टाइमर बढ़ाता जाता है। तो आपका अगर अकाउंट हैक हो गया, आपको पता चल गया कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया, उसके बाद आप उसको रिपोर्ट करें और एक ईमेल छोटी सी आप कह रहे हैं करें, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है ईमेल। जब आप रिपोर्ट पे जाते हैं, हाँ, तो वो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपका डाटा अपने मोबाइल से, उसके बाद आप OTP का वेट करें। जब आप आप OTP का वेट करें, आपने बार बार ट्राई नहीं करनी। अगर वो 30 मिनट्स दे रहा है तो आपने 30 मिनट्स का वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको OTP आता है। और OTP नहीं आएगा तो व्हाट्सएप आपको कॉल का फीचर देता है कि कॉल के जरिए आपको OTP बताया था, अब वो OTP लें और डाल दें। अगर आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे, अनइंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे, तो व्हाट्सएप क्या करता है, आपका टाइमर बढ़ा देता है, और वो टाइमर 24 घंटे, 48 घंटे से 72 घंटे पे भी लेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। तो इस दौरान आप हैकर को टाइम दे देते हैं। जिस शख्स ने आपका व्हाट्सएप हैक किया उसको बहुत सारा टाइम मिल जाता है कि वो क्या करता है, इस दौरान में आपके कॉन्टैक्ट्स को रब्ता करता है, उनसे पैसे मांगता है, और लोग पैसे दे देते हैं, लाखों की तादाद में दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है उनको ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन जब आप होते हैं तो आपको कौन सी कॉमन वो मिस्टेक्स होती हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए जब आप ज़ाहिर है इन ऐप्स का यूज़ कर रहे होते हैं? इसमें प्रोटेक्टेड रहने का जो सेफ वे है वो क्या है? शक करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा अपने हर जगह पे, अवेयरनेस में भी हर जगह बताता हूँ कि डिजिटल आइडेंटिटी को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शक करना सीखें। हमारे पास क्या होता है कि अगर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, कोई शख्स मैसेज कर रहा है और अपना नाम लिख रहा है, या मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट में उसकी तस्वीर देख रहा हूँ, तो मैं शायद फौरी तौर पे यकीन कर लेता हूँ कि ये वही शख्स है। हमें यकीन नहीं करना, हमने उस पर शक करना है। अगर किसी की, मैं तो कहता हूँ कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करें तो उसे कॉल करके पूछें कि यार ये आईडी आपने बनाई है जिससे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। व्हाट्सएप से आपको कोई मैसेज कर रहा है तो लाजमी सी बात है, अगर उसने नए नंबर से आपको मैसेज किया, एक्चुअल नंबर आपके पास मौजूद होगा, आप उससे भी उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई शख्स आपसे पैसे मांग रहा है तो आप उसको कॉल करके उससे बात करें, और उसके एक्चुअल नंबर पे कॉल करके बात करें, व्हाट्सएप पर उससे इंटरेक्ट करने की बजाय। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है शक करना। हम लोग शक नहीं करते, हमें लगता है कि जिस शख्स ने हमें रिक्वेस्ट भेजी ये एक्चुअली वही शख्स है, जिसकी वजह से हम पहली लाइन ऑफ लेयर हम शक करते हैं, लेकिन वहाँ करते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, जहाँ नहीं, और जहाँ शक करना है वहाँ हम ट्रस्ट करते हैं। सो ये हनी ट्रैप जो है ये भी आपकी डोमेन में ही आता है? बिल्कुल, हमारे डोमेन में आता है डिजिटल हनी ट्रैप्स जितने भी होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस पर ओवरऑल बात करें कि शक तो हो गया,
अब शक करने के बावजूद भी हो सकता है कि आगे वाले बंदे ने थोड़ी सी वॉइस क्लोन की हुई हो, व्हाट्सएप पे आप बात करें। मैंने क्यों कहा कि आपने उसे व्हाट्सएप पे बात नहीं करनी बल्कि उसके एक्चुअल नंबर पे बात करनी है कि अगर उसका व्हाट्सएप हैक है और वो आपसे पैसे व्हाट्सएप पे मांग रहा है तो आप उसे उसके एक्चुअल नंबर पे कॉल करेंगे, वो असल बंदे के पास होगा। वो आपको बता सकता है कि यार मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया या मैं आपको रब्ता नहीं कर पा रहा था। और दूसरा, लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ जब ऐसी एक्टिविटी हो जाए, आपके साथ कोई एक्टिविटी हो जाए तो उसको छुपाएं ना, बल्कि किसी और प्लेटफॉर्म से या अपने दोस्तों वगैरह से अपना स्टेटस लाजमी लगवाएं कि यार इस तरह की एक एक्टिविटी हुई है, ताकि लोगों में फिर ताकि लोगों में कम से कम आपकी क्लोज सर्कल और ये हमेशा वो क्लोज सर्कल ही पैसे ट्रांसफर करता है क्योंकि उनके साथ आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन होती है। लेकिन हमने देखा है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक नंबर से, रेगुलर नंबर से कॉल आती है आपको और वो आपकी डिटेल्स मांगते हैं। अब जिनको अवेयरनेस है वो तो समझते हैं इस बात को और वो तो इसको काउंटर कर देते हैं, लेकिन जिनको अवेयरनेस नहीं है तो वो कुछ डाटा शेयर भी कर लेते हैं। वो तो जिन नंबरों से कॉल्स आती हैं, क्या वो नंबर ट्रेस हो सकते हैं बाद में और उनको आइडेंटिफाई करके आपकी एजेंसी अरेस्ट करती है, एक्शन लेती है? बिल्कुल, इसमें देखें दो तरह से चीज़ें होती हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो वाइप नंबर्स होते हैं, वॉइस ओवर आईपी के ज़रिए वो नंबर बनाए हुए होते हैं, उनके एप्लीकेशंस के ज़रिए वो कॉल्स की जा रही होती हैं। उन पे जब भी आप कॉल बैक करेंगे तो कॉल नहीं जाती, ठीक है। वो नंबर जो आम रूटीन में ये जो वो लोकल नंबर भी हो सकते हैं, वो लोकल नंबर भी हो सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि वो इंटरनेशनल हो। हाँ, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो इंटरनेशनल नंबर हो या वो हो, ठीक है। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज सबको अवेयर करवाना चाहूँगा कि हमें क्यों लगता है कि बैंक हमें कॉल कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि हैकर जब नंबर बनाते हैं वॉइप डायलर के ज़रिए तो उसके शुरू में होता है +1 +2, बाकी सारा नंबर वो बैंक का नंबर होता है। और जब हमारा मोबाइल में, क्योंकि बैंक का नंबर ABL या HBL या किसी भी नाम से सेव होता है, जब बाकी नंबर मैच हो जाता है तो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है वो नाम, जिसकी वजह से हम धोखा खा जाते हैं कि ये बैंक की कॉल है। तो याद रखिएगा, बैंक्स या कोई भी शख्स आपको कभी भी कॉल करके आपसे मालूमात नहीं मांगता। राइट, थैंक यू सो मच सैयद नजीबुल हसन साहब, स्पोक्स पर्सन है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। जो अवेयरनेस, जैसे आप डिजिटल फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे आप साइबर स्पेस के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह ये आम बंदे की ज़िंदगी इफ़ेक्ट कर रहा है। होप कि हमने जो आप लोगों के सवालात थे वो सामने रखे हैं। कई सवालात जहन में अभी और भी हैं, किसी और सेशन में इंशाल्लाह ताला वील हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हम इस पर अब ऑन एंड ऑफ डिस्कशन रहेगी ताकि अपने व्यूअर्स को ये अवेयरनेस दे सकें कि डिजिटल फ्रॉड से या फिर साइबर स्पेस में जो क्राइम हो रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।